वेलकम टू वी ऑल फ्रॉम द टीम हम होंगे कामयाब। आज रविवार है। आज टीम हम होंगे कामयाब का 52nd सेशन है, 52वां सेशन है। और पिछले 5 जून से हम होंगे कामयाब अपने लोगों के साथ मिलके, सारे लोगों के साथ मिलके, जो रिमोट एरियाज के बच्चे हैं, ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, अर्बन एरिया के बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ा सा पढ़ने का एवरी संडे को एक प्रोग्राम रखता है। एक कार्यक्रम होता है हर संडे को, और जिसमें बच्चों को गाइडेंस देना, सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज या अदर एग्जामिनेशन के तरफ उनको गाइडेंस देना, और इसके अलावा लाइफ में अच्छी बातों को सीखने सिखाने का भी क्रम के साथ हम होंगे कामयाब पिछले 52 हफ्ते से कर रहा है। 5 जून से शुरू हुआ था। आने वाले संडे को इसका 1 साल हो जाएगा। तो इस क्रम में हमने बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ, ग्रामीण लोगों के साथ जुड़ाव हुआ है। और न केवल बच्चों का बल्कि हम सबका ज्ञानवर्धन हुआ है। इस क्रम में चूंकि प्राय हम लोग या तो इंजीनियरिंग एडमिशन का या सिविल सर्विसेज का या स्टेट पीसीएस का क्लासेस चलाते रहे हैं। क्योंकि आज आईएएस प्री का एग्जाम है, तो जो बच्चे, जो एस्पिरेंट हमारे आईएएस के एग्जाम वाले हैं, वो एग्जाम देने गए हैं। तो इसके अलावा एग्जाम के हटने के बाद भी और जितने और बच्चे हैं या जो गार्जियंस हैं, उनके साथ हम लोग एक कैरियर की भी बात करते हैं। एक एजुकेशन से क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कैसे हम अपने कैरियर को सुधार सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो चूंकि हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड है, डिफरेंट पोस्ट पे है, उनकी हमेशा तमन्ना रहती है कि अगर कोई सुनने वाला, कोई जानने वाला मिले तो हम उसको अपने जीवन के बारे में, अपने कैरियर के बारे में बताएं। तो इसी क्रम में आज जो हम लोग जुटे हुए हैं, इसमें हमारे पास 2 बेहतरीन लोग हैं। एक हैं हमारे डॉक्टर उमाकांत प्रसाद साहब। डॉक्टर उमाकांत प्रसाद साहब आज अपने कैरियर के बारे में बच्चों को सब कुछ बताएंगे। इसके साथ ही अपनी कैरियर स्टोरी, सक्सेस स्टोरी बताएंगे कि कैसे जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है एजुकेशन के बल पे, एजुकेशन लेते हुए। डॉक्टर उमाकांत प्रसाद वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर है पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, विश्व भारती, जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब का हमारा शांति निकेतन का विश्वविद्यालय है, वहां पे हैं। ये एक ऐतिहासिक जगह पे है, वहां पे प्रोफेसर है। इनका एकेडमिक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। इन्होंने पीएचडी किया है और इन्होंने एमएड, एमए, उसके बाद पीएचडी करने के बाद डॉक्टर साहब कंटिन्यू एजुकेशन के फील्ड में गाइडेंस देते रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे इनके पेपर पब्लिश हुए हैं, बहुत सारा इन्होंने डिफरेंट फील्ड में काम किया है। हमेशा ये कहते हैं कभी भी हमको पढ़ने और पढ़ाने की बात हो एजुकेशन से रिलेटेड, तो न केवल बच्चों को बल्कि गार्जियंस को, जनरल आदमी को जो अपने अपने फील्ड में है, उन सबको हम बढ़िया तरीके से अपनी बातें बता सकते हैं। संभव है कि हमारी बातें दूसरों को भी पसंद आएगी, दूसरों के भी जीवन में उपयोगी होगी। तो आज हमारे डॉक्टर उमाकांत साहब अपने वचन से, अपने बातों से हमारे छात्रों को, छात्राओं को और उसके साथ हम लोगों को भी गाइड करेंगे। तो इनके लिए एक सेशन रहेगा, ये कहेंगे एक सेशन, हमारे पास 2 सेशन है, दोनों सेशन में दोनों लोग मिलकर कहेंगे। इसके साथ ही एक हमारे और डॉक्टर पवन कुमार मौर्य हैं। डॉक्टर पवन कुमार मौर्य ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, कॉमर्स के हैं, और वर्तमान में ये लखनऊ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर है सिंस 2014। और इनका भी एक बढ़िया एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है। इन्होंने बीकॉम किया, इन्होंने एमकॉम किया, इन्होंने पीएचडी कॉमर्स से किया है, इन्होंने और कई सारे क्लास इसको क्वालिफाई किया, कई सारे रिसर्च पेपर लिखे, सबको गाइड करते रहते हैं। तो हमारे पवन कुमार साहब भी ज्वाइन किए हुए हैं, पवन जी भी हैं, और डॉक्टर उमाकांत साहब है। दोनों लोगों के ज्ञान से हम लोग सिंचित होंगे, हमारे लोग सिंचित होंगे। ये रिकॉर्डेड रहेगा, और जो बच्चे अभी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या बाद में ज्वाइन करेंगे, वो भी इसको देख लेंगे। इसी आशा के साथ कि पढ़ने के साथ हम एक दूसरे को ज्ञान वर्धन करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा संकल्प ही है कि जब पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। इसी संकल्प के साथ डॉक्टर उमाकांत प्रसाद साहब का स्वागत करते हुए हम आपको हैंडओवर करते हैं। आइए, आप अपना बच्चों को गाइडेंस दीजिए, इसके साथ ही अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ इंस्पायर कीजिए लोगों को। उसके बाद हमारे डॉक्टर पवन साहब भी रहेंगे। वेलकम डॉक्टर उमाकांत साहब। हाँ, धन्यवाद सर, नमस्कार और बहुत बहुत नमस्ते जी, शुभकामनाएं और बधाई है।
जी काम। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। पवन सर आप ना? हाँ सर, सर डॉक्टर जी पवन जी बोल रहे जी, हैं सर। ठीक है सर। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है इस मुहिम में। और इस संवाद को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एस के कुशवाहा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और पवन सर शामिल हैं, पवन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद और सर। शुभकामनाएं। और हम होंगे कामयाब, एक संकल्प, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। टीम के सारे सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप इस नेक काम में जुड़े हुए हैं और लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही नेक और महत्वपूर्ण पहल है। जहाँ तक के इस स्लोगन का सवाल है, जैसे मैं पढ़ रहा था जब व्हाट्सएप में मैसेज आया कि शिक्षा हम सबके लिए आवश्यक है और शिक्षा पर चर्चा तो एक सत्संग का ही रूप है। निश्चित रूप से शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए, लगातार होती रहनी चाहिए। और आपका जो ये जो थीम है, हम होंगे कामयाब, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, मुझे लग रहा है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो है लोअर मिडिल क्लास या यूं कहें कि लोअर क्लास से संबंधित हैं। और हम लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हो सकती है वो हो सकती है शिक्षा। शिक्षा से ही हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो पूरी तरीके से मानता हूँ कि अगर जीवन में मैं कुछ कर पाया हूँ तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ शिक्षा का रहा है। शिक्षा से ही जो है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होता तो शायद एक किसान परिवार से आने के बाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस पद पे पहुँचना मेरे लिए नामुमकिन होता। और मुझे लग रहा है इस मीटिंग में जितने लोग भी जुड़े हैं या जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो लोग बाद में देखेंगे, उनके लिए भी जो है ये स्लोगन बहुत सार्थक है। और आप सभी जो है इस स्लोगन से प्रेरणा लेकर इसको अपनाकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब आते हैं मुख्य बिंदु पे, जो हमारे आज के संवाद का शीर्षक है, इंस्पिरेशनल गाइडेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अलॉन्ग विथ सक्सेस स्टोरी ऑफ उमाकांत प्रसाद, मेरे बारे में जो सर ने लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ 2014 से कार्यरत हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। और यहाँ आने के बाद, चूंकि ये वेस्ट बंगाल में है, हिंदी पर उतनी बेहतरीन पकड़ नहीं रह पाई क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें जो है अंग्रेजी में करनी होती है। फिर भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे संवाद के बीच में जहाँ कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं है, आप मेरे से जरूर शेयर करें, आप प्रश्न करें, आपका स्वागत है। जहाँ तक मेरे छोटे से सक्सेस स्टोरी की बात है, मुझे लगता है कि ये सफलता बहुत छोटी सफलता है और जीवन में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से काम नहीं होगा। हम एसोसिएट बनना होगा, प्रोफेसर बनना होगा, और संभव हो तो वाइस चांसलर जैसे पदों पे हम पहुंचे तो शायद हम अपने समाज के ज़्यादातर लोगों का हम लोग बेहतर कर, माने उनके बेहतरी के लिए काम कर पाएंगे और उनको हर तरीके से हम लोग जो है लाभ पहुंचा पाएंगे, उनका गाइडेंस कर पाएंगे। गाइडेंस तो खैर अभी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो पूरी जो है यात्रा वृतांत रही है, दरअसल मैं अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा भविष्य में। मैं भी यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हैं, मैं भी जो है इसी धारा में बहता रहा और पीसीएस यूपीएससी की तैयारी में जुटा रहा। लेकिन शायद मुझे यहीं पे पहुंचना था और इसलिए जो है जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके चलते जो है हम यहाँ आ गए। और फिर जो है यूपीएससी और पीसीएस से जो है बहुत हद तक जो है हमारा नाता छूट गया।
जहाँ तक मेरे प्रारंभिक जीवन का प्रश्न है तो मेरा जन्म बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन प्रखंड के खड्डा गांव में हुआ। मेरे पिताजी किसान थे और माताजी हाउसवाइफ थी। कक्षा 4 तक मैं गांव में ही पढ़ा और कक्षा 5 में मेरा एडमिशन हुआ बेतिया में जो कि पश्चिमी चंपारण का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो बेतिया में एक उस समय विद्यालय हुआ करता था, अभी नहीं है। विद्यालय का नाम था नेतरहाट पब्लिक स्कूल। वहाँ पे मैंने 5वीं क्लास में एडमिशन लिया और 5वीं क्लास में एडमिशन लेने के बाद दरअसल एक समस्या हुई, क्योंकि स्कूल की दूरी मेरे घर से लगभग 6 किलोमीटर थी और पैदल आना जाना पड़ता था। तो हमारे कुछ साथी भी थे, 4-5 लोग जो है हम लोग एक साथ में आया जाया करते थे। और मेरे घर से रास्ते में एक जगह पड़ता था सन सराया से दरअसल पक्का रोड शुरू होता था और वो बेतिया तक जाती थी और 2 किलोमीटर जो है कच्चा रोड हुआ करता था। तो जब हम लोग पैदल जाया करते थे तब हम लोग सोचते थे कि अरे रास्ते में कोई मिल जाए साइकिल वाला, और हम लोग रिक्वेस्ट करके साइकिल पे उसके साथ 4 किलोमीटर आ जाएं तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हम 4-5 लोग थे तो पहले सोचते कि जो सबसे छोटा है पहले उसको जो है मौका दिया जाए, और वो संसरैया तक जो साइकिल वाले आते थे बीच में हम लोग को छोड़ देते थे और फिर वहां से 2 किलोमीटर फिर पैदल जाना पड़ता था। तो ये जो है 5वीं और 6वीं क्लास जो है ऐसे ही चलता रहा। फिर 7वीं क्लास में जो है हमने एडमिशन लिया राज इंटर कॉलेज, दरअसल आज उसको राज हाई स्कूल बोलते हैं। और उस समय जो है +2 तक की पढ़ाई यहाँ पे हुआ करता था। इसके लिए मुझे इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ा और इंट्रेंस टेस्ट में भी जो है मुझे जो है अच्छा रैंक मिला, 3rd रैंक मिला। और उस समय इंग्लिश में जो है आउट ऑफ 50 32 मार्क्स आए, हिंदी में 38 और मैथमेटिक्स में 48। तो उस समय के जो हेडमास्टर थे उन्होंने मेरा पीठ जो है बड़ी जोर से थपथपाया और बोला कि बेटा तुमको लाइफ में बहुत कुछ करना है और इसी तरीके से पढ़ाई करो। जब मैंने कक्षा 7वीं में राज हाई स्कूल में एडमिशन लिया उसके बाद मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चे वहाँ जो लोग थे हमारे जो सहपाठी थे वो बहुत अमीर परिवार से थे और मेरे जैसे 1-2 लोग थे जो थोड़ा गरीब परिवार से आए हुए थे। तो उनके कपड़े को देख के सारे लोग जो है अच्छे अच्छे साइकिल से आते थे। बहुत बार उनके गार्जियन जो है मोटरसाइकिल से लाकर उनको छोड़ा करते थे। तो एक तरीके से अट्रैक्शन था वो हम लोग के लिए कि अरे मैंने इनके गार्जियन तो मोटरसाइकिल से लाके छोड़ते थे। उस समय मोटरसाइकिल बहुत बड़ी बात थी, साइकिल भी बड़ा बात हुआ करता था। तो उनसे दोस्ती हो गई और फिर उनके घर आना जाना, साथ में क्रिकेट खेलना, शादी विवाह में एक दूसरे के यहाँ आना जाना, तो ये 4 चीजें चलती रही। तो कक्षा 7 में जो है मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई नहीं और मुझे याद है अभी भी कि मैं सबसे लास्ट बेंच पे बैठा करता था। उसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मेरे जीवन में घटी। एक अजीत राय सर थे जो कि सीतामढ़ी हाई स्कूल से उनका ट्रांसफर हुआ था और राज हाई स्कूल में वो आए थे। तो उनकी आदत थी, मैथमेटिक्स के टीचर थे, कि वे बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे बुलाया करते थे और पहले क्वेश्चन सोल्व किया करते थे और उसके बाद सोल्व और एक क्वेश्चन सोल्व करने के बाद फिर बच्चों को बोलते थे अब मैंने बता दिया, अब आप जो है आप सारे जो है सोल्व करेंगे। तो एक एक करके बच्चों को बुलाते थे और क्वेश्चन सोल्व कराते थे। उसी दौरान जो है उन्होंने मुझे एक बार ब्लैक बोर्ड पे बुला लिया और बोला कि आप क्वेश्चन सोल्व करिए। मेरी अवस्था उस समय ऐसी हो गई कि मतलब बता नहीं सकता हूँ। ब्लैक बोर्ड पे जब मैं आया तो एकदम पसीने पसीने हो गया क्योंकि क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था और सबसे अंतिम बेंच पे बैठा करता था। और जब अजीत सर जब क्वेश्चन सोल्व करते थे बोलते थे समझ में आ रहा है ना, तो जनरली हम लोग हेड शेकिंग किया करते थे कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में ऐसा करते हैं। तो उन्होंने जब ब्लैक बोर्ड पे बुलाया फिर मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे मतलब बहुत खराब लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी बच्चे तो आगे सॉल्व करते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ।
और एक संजोग ये भी था कि अजीत राय सर को मालूम था कि वे जिस विद्यालय से आए हुए हैं उस विद्यालय के हेडमास्टर मेरे मामा जी हुआ करते थे, श्री गोपाल जी प्रसाद। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम तो गोपाल जी सर के भांजे हो और तुम कैसे नहीं सोल्व कर पा रहे हो, तुम जो है इतने पढ़ने में कमजोर कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि अब से जो है तुमको लास्ट बेंच नहीं फर्स्ट बेंच पे बैठना पड़ेगा। फिर मैंने जो है फर्स्ट बेंच पे बैठना शुरू किया। तो क्लास 7 के पहले तक मेरी पढ़ाई बहुत अच्छा हुआ करती थी और फिर जो है पढ़ाई की फिर से एक नई शुरुआत होती है क्लास 8 में आके। फिर फर्स्ट बेंच पे बैठा, फिर लगातार जो है ये सिलसिला जारी रहा। और फिर जो है मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स को मुझे बहुत बेहतर करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहार में जो है ज़्यादातर जो स्टूडेंट बाहर निकलते हैं मैथमेटिक्स, और मेनली मैथमेटिक्स उनका जो है सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है। फिर मैंने कहा कि अब क्या किया जाए। फिर हमने भारती भवन के कुछ किताबें खरीदी। बीटीसी की किताबें तो हुआ ही करती थी, हम लोग बीटीसी बोर्ड के ही थे। देन स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के जो है कुछ बुक्स लिए और खुद से स्टडी करना शुरू किया। तो पहले हमने क्लास कहा कि कोई बात नहीं है क्लास 8 में हूँ, लेकिन क्लास 7 के बुक्स को लिया और उस पे जो है पहले एक्सरसाइज शुरू किया। 7 के बुक्स को खूब अच्छे से तैयारी की, खूब अच्छे से सारी चीजें समझ में आने लगी। फिर कक्षा 8 के बुक को लिया, उसको अच्छे से देखा। फिर मैंने कहा कि अभी तो कक्षा 8 में हूँ और 8 की तो सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, चलो अब 9 पे वर्क करते हैं। फिर क्लास 9 के भी बुक को लिया और फिर अच्छे से उसको स्टडी किया। और इसमें जो है कहीं से कोई ट्यूशन नहीं लिया था। तो दरअसल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी जो है ये बहुत बड़ी जो है ताकत होती है। और अगर आपके पास कुछ अच्छे अच्छे जो है सोर्स हो, अच्छे स्टडी मटेरियल हो, तो आप निश्चित रूप से जो है सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है कि ज्यादातर समय जो है हम सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं देते हैं और मटेरियल का सोर्स क्या है, क्या किताब हम पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दरअसल जो है जहां से जो चीज मिल जाता है या किसी का नोट्स मिल जाता है उसको लेके हम लोग पढ़ने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर जो है कक्षा 9 का मैथमेटिक्स हमने जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट किया और इतना मोटिवेशन मिला। ये सेल्फ स्टडी का ही एक तरीके से इम्पैक्ट था, किसी टीचर का इम्पैक्ट नहीं था, खुद के स्टडी का, खुद के मेहनत का इम्पैक्ट था कि मुझे लगा कि अब कक्षा 9 में मुझे एडवांस मैथमेटिक्स लेना चाहिए। और फिर मैंने कक्षा 9 में एडवांस मैथमेटिक्स लिया। और जब बोर्ड का एग्जाम हुआ तो बोर्ड के एग्जाम में मुझे जो है एडवांस में जो है 93 मार्क्स मिले और जनरल मैथमेटिक्स में 91 मिले। और उस समय बोर्ड एग्जामिनेशन जो है कंबाइंड हुआ करते थे, क्लास 9 और क्लास 10 का। तो दो बुक जो है, मैंने दो मैथमेटिक्स जो है क्लास 9 में था, 2 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट जो है क्लास 10 में। तो एक तरीके से 4 सब्जेक्ट जो है जो मैथमेटिक्स थे वो हमको स्टडी करना पड़ा। और फिर भी जो है जहाँ मुझे जो है ब्लैक बोर्ड में एक प्रश्न को मैंने बनाने में जो है पसीना छूट गया था। और क्लास 10 तक आते आते जो है मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे लगा कि अब मैं इस क्षेत्र में काफी बेहतर कर सकता हूँ। फिर मैंने संत जेवियर्स कॉलेज रांची के लिए फॉर्म फिलअप किया। हालांकि दुर्भाग्य से वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि ज़्यादातर जो है सीबीएसई बोर्ड वालों का ही वहाँ सिलेक्शन होता था, क्योंकि उनका परसेंटेज ऑफ मार्क्स ज़्यादा हुआ करता था। हालांकि 98 में जब मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन पास किया उस समय मेरा 66% मार्क्स था। और कुशवाहा सर भी जानते हैं और इस ग्रुप में जो लोग भी जुड़े हैं बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि पहली बार 1996 में जो है 1996 में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी कि आपके यहाँ जो एग्जाम हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, इसमें सुधार की जरूरत है, बहुत चीटिंग हो रही है, नकल जरूरत से ज्यादा हो रहा है। और फिर जो है पटना हाई कोर्ट के सुपरविजन में एग्जाम होता था। तो 98 में भी जो है पटना हाई कोर्ट के सुपरविजन में ही एग्जाम हुआ। और बहुत सारे स्कूलों में तो फर्स्ट क्लास का खाता भी नहीं खुलता था। किसी किसी स्कूल में, जिस स्कूल में बच्चे फर्स्ट क्लास आ जाते थे वहां पे जो है मतलब एक बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। फिर मैंने
क्लास 10 पास किया, बहुत खुशी हुई कि चलो फर्स्ट क्लास आया और 66% मार्क्स आए, क्योंकि उस समय ये बहुत बड़ा जो है मार्क्स हुआ करता था। देन जो है अब यहाँ से क्लास 10 पास करने के बाद अब ये हुआ कि क्योंकि मैथमेटिक्स में मैं अच्छा था, साइंस भी मेरी अच्छी थी। फिर मेरे भैया ने कहा कि तुमको क्या करना है भविष्य में। मैंने कहा मुझे यूपीएससी करना है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी करना है तो फिर आर्ट्स ले लो, आर्ट्स सब्जेक्ट लेके ज़्यादातर लोग जो है यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। बहुत सारे मेडिकल और साइंस वाले, यहाँ तक कि जो लोग जो है बीटेक करके आते हैं, वे लोग भी जो है आर्ट्स सब्जेक्ट लेके यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। तो फिर तुम तो अभी मैट्रिक पास किए हो, तो आर्ट्स ले लो, आर्ट्स लेके अच्छे से पढ़ो और फिर यूपीएससी का एग्जाम दो। फिर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है हमने आर्ट्स सब्जेक्ट ले लिया इंटरमीडिएट में, और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट लिया, क्योंकि यूपीएससी में जो है इन तीनों सब्जेक्ट से जो है बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि घर पे रहने से काम नहीं होगा, और फिर मैं बेतिया आ गया, बेतिया रहने लगा। और बेतिया में आके, हालांकि परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने उस समय होम होम ट्यूशन भी लेना शुरू किया। तो ट्यूशन पढ़ा के भी जो है कुछ इनकम करता था, जिससे हमारा काम चल जाता था। उसी समय जो है ये हुआ कि सिर्फ जो है जो इंटरमीडिएट के जो बुक्स हैं उसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, तो इसके लिए जो है दूसरे बुक्स भी पढ़ने होंगे। और फिर डिसाइड किया कि एनसीईआरटी बुक्स लिया जाए। फिर एनसीईआरटी बुक्स हम लोग ने एक ग्रुप बनाया। पहले एनसीईआरटी बुक्स खरीदा और उसके बाद कहा कि बुक तो हम पढ़ ले रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो है डिस्कशन किससे किया जाए। फिर जो है एनसीईआरटी के बुक्स को डिस्कशन करने के लिए जो है एक ग्रुप बनाया। वहाँ पे हम लोग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 8-9 लोग थे। और उस ग्रुप में जो है हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स के एक चैप्टर को पढ़ते थे और फिर जाके वहाँ पे डिस्कशन किया करते थे। तो इस तरीके से एक संस्था बनाया, एक छोटा सा संस्था, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आनंद नगर बेतिया, क्योंकि उसी आनंद नगर में कोचिंग सेंटर हुआ करता था। वहीं पे जाके हम लोग डिस्कशन किया करते थे, जब बच्चे जो है वहाँ पे कोचिंग के लिए नहीं आया करते थे, बीच में 1-2 घंटे का टाइम मिलता था उसी समय। तो इस तरीके से जो है ग्रुप डिस्कशन हम लोगों ने शुरू किया। और ग्रुप डिस्कशन जो है आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो जो पहली, जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है सेल्फ स्टडी, और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ग्रुप डिस्कशन। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन जब हम करने जाते हैं तो बहुत तरीके के व्यू मिलते हैं, जिस व्यू के बारे में जो है हम कभी सोचते नहीं हैं कि ऐसा भी सोचा जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके जो फ्रेंड जिनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, उनके माइंड में ये आइडिया होता है। तो बोला जाता है ना कि जब 2 विद्वान एक साथ मिलते हैं तो तीसरी विचारधारा पैदा हो जाती है। तो ग्रुप डिस्कशन दरअसल यही है कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स से चीजों को हम समझ पाते हैं। सिंगल एस्पेक्ट नहीं होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, और ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जो है बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए आप सबको भी मैं बोलूंगा कि आप ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के डिस्कशन करिए। उस समय हम लोग इतनी तंगी में रह के भी जो है आपस में रास्ता निकाल लेते थे, क्योंकि जो शेड्यूल होता था बड़ी हेक्टिक हुआ करता था। खुद से खाना बनाना, सारी चीजें करना, फिर जो है ग्रुप डिस्कशन करना, शाम में जाके जो है ट्यूशन लेना, फिर जो है सारी चीजें जो है। और जिस उस समय मुझे याद है कि जिस लॉज में मैं रहा करता था, हॉस्टल था, दरअसल उसका नाम था गांधी लॉज। तो वहां पे बिजली नहीं थी, तो बिना बिजली के जो है लैम्प जला के, लालटेन जला के जो है, क्योंकि बहुत बार जो है तेज हवा चलती थी तो लालटेन की जरूरत पड़ती थी, तो लालटेन और लैम्प जला के जो है हम लोग पढ़ा करते थे। और लगभग 100 के आसपास गांधी लॉज में टोटल जो है विद्यार्थी रहते थे। और 100 के बीच जो है 4 चापाकल थे। उसी चापाकल से हम लोग को सारी चीजें करनी होती थी। और 6 टॉयलेट हुआ करते थे, बहुत बार टॉयलेट जाने के लिए लाइन में भी लगना पड़ता था, ये स्थिति थी। फिर इंटरमीडिएट मैंने पास किया और ये भी फर्स्ट क्लास पास किया। देन ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया बीए हिस्ट्री ऑनर्स में। और फिर जो हमने जो है बीए पास किया 2004 में। और उसके बाद जो है 2004 के बाद अब लगा कि अब चलो, अब तो बीए भी पास कर लिया, और फिर क्या किया जाए। तो फिर
अब जो है यहाँ से असली जो है कह सकते हैं कि संघर्ष शुरू होता है। और फिर यहाँ से जो है हमने कुछ जो भी जो है ग्रेजुएशन के बेसिस पे जो फॉर्म वगैरह आते थे वहाँ अप्लाई करना शुरू किया। यहाँ तक कि हमने जो है बिहार में जो है एक उस समय 2004 में एक वैकेंसी आई थी, बिहार दरोगा, तो दरोगा के लिए भी अप्लाई किया था, उसके लिए दौड़ भी लगाया था। और जब दौड़ लगाने गया तो जब जैसे जो है मैं पहुंचने वाला था, रस्सी उठा दिया और मेरा हाथ पकड़ के जो है हटा दिया जो वहाँ पे जो पुलिस वाले थे। और उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब विसिल बज चुका है, आप जो है सिलेक्टेड नहीं है। तो ये स्थिति है कि संघर्ष जो है लगातार हमको करना पड़ता है। और बहुत बार हमको लगता है कि चीजें जो है आसानी से मिल जाएगी, लेकिन चीजें आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आज जो है हमको लगता है कि नहीं, हमारे लिए एसी रूम होना चाहिए, फैन होना चाहिए, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी भी मैं जिस रूम में हूँ, मैं डिपार्टमेंट में आके जो है मीटिंग कर रहा हूँ, मैंने फैन बंद रखा है। फैन इसलिए बंद रखा है क्योंकि जो है आवाज में किसी तरीके की जो है डिस्टरबेंस ना हो। तो चीजें जो है लाइफ में कभी आसानी से मिलती नहीं है। आप सभी जो है मिर्जा गालिब की शेर सुने होंगे कि जिंदगी में हम अपनी कुछ उधार नहीं लेते, हम कफन भी लेते हैं तो जिंदगी देकर। तो जब हम मरने जाते हैं वहां हमको कफन भी उधार नहीं मिलता है, वहां भी जो है हम जिंदगी देते हैं, तब उसके बदले में हमको कफन मिलता है। और जिस संस्था से मैं बिलोंग करता हूँ, विश्व भारती, वहाँ के जो फादर फाउंडर थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट क्रॉस द सी मियरली बाई स्टैंडिंग स्टेयरिंग एट द वाटर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी सागर को पार करना चाहते हैं तो आप जो है सागर के किनारे जो है खड़े रहेंगे या पानी में जो है थोड़ा सा अंदर जाके जो है उसको देखते रहेंगे तो आप पार करेंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा, और तभी जीवन में जो है आगे बढ़ पाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद जो है मैंने एसएससी, रेलवे, बैंक क्लर्क, बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिए। और हालांकि ये ज़्यादा नहीं दिया, एक दो करके दिया। फिर मैंने कहा कि थोड़ा आगे एजुकेशन और लेना चाहिए। हालांकि मेरे जो उस समय दोस्त थे सारे लोग रेलवे, एसएससी, बैंक, इन सारी चीज़ों में लगे हुए थे। कुछ लोग आर्मी में चले गए हैं, कुछ लोग जो है एयरफोर्स में चले गए हैं। उन दिनों जो है एक न्यूज़पेपर आया करता, अभी भी आता है, दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण में एक जोश कलन करके होता है, उस कलम में जो है आ, बहुत सारे जो है इंस्पायरिंग चीजें होती है। और दूसरे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेज या जो लोग सफल हुए रहते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी भी हुआ करती थी। तो उसी दौरान हमने बीएचयू का देखा कि वहाँ एडमिशन के लिए जो है फॉर्म आया हुआ है, वहाँ पूरा जो है डिटेल था। फिर मैंने बीएचयू के लिए फॉर्म फिलअप किया और बीएचयू में एमए के लिए एंट्रेंस दिया, वहाँ सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद जो है बीएचयू जाने के बाद जो है एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, क्योंकि वहाँ जो लोग थे वो काफ़ी बेहतरीन स्टूडेंट आए हुए थे। और फिर वहाँ जाने के बाद फिर से मैंने एनसीईआरटी बुक्स को फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया। और वहाँ जो हमारे शिक्षक थे उसमें से ज़्यादातर शिक्षक जो है जेएनयू और डीयू से पढ़ के आए हुए थे। तो वे हमेशा हम लोग को मोटिवेट किया करते थे कि सिर्फ जो है तुम लोग जो है मतलब ये एसएससी, रेलवे वगैरह के बारे में मत सोचो, कुछ आगे के लिए सोचो, यूपीएससी, पीसीएस या जो है नेट क्वालिफाई करो और यूनिवर्सिटी में टीचर बनो। तो इस तरीके से जो है, और बहुत सारे हमारे जो सीनियर्स थे वो काफ़ी बेहतर जगहों पे सिलेक्ट भी हुए। मुझे याद है कि मेरे ही स्कूल से पढ़े हुए जो है एक सत्येंद्र भैया थे, सत्येंद्र कुमार, मेरे से जस्ट एक साल सीनियर थे। वो पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहे थे बीएचयू में, और उसके बाद जेएनयू से एमफिल करने गए, और एमफिल के दौरान ही जो है उनका बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया, और आज जो है वो एसडीएम है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग जो है अपने बीच से ही जो है सफल हो रहे थे, तो उन लोग को देख के जो है बहुत प्रेरणा मिलता था। फिर एक डर भी था। डर ये था कि लोअर मिडिल क्लास या हम लोग जो है लोअर क्लास के रहने वाले हैं, और अगर यूपीएससी की तैयारी करने के बाद अगर हमारा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आगे क्या हो। तो फिर क्योंकि उस समय मेरे भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उनका कहीं सिलेक्शन हो नहीं पाया था। 8-10 सालों तक उन्होंने तैयारी किया, तैयारी के बाद फिर उनको वापस घर आना पड़ा और कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि उस स्थिति में जाना नहीं चाहिए और कोई ऐसा विकल्प अपने पास होना चाहिए। तो एक तो विकल्प था कि हमने एमए हिस्ट्री कर लिया कि चलो नेट देते हैं और फिर इसमें पीएचडी करेंगे।
और यूपीएससी भी देते रहेंगे और इसके लिए भी, जॉब के लिए भी तैयारी करते रहेंगे। फिर प्रतियोगिता दर्पण उस समय मैं लगातार देखा करता था। प्रतियोगिता दर्पण में हमने कुछ लोगों के इंटरव्यू देखे, उसमें से कुछ लोग जो है बीएड किए हुए थे और स्कूल में टीचर थे, और फिर जो है उन्होंने यूपीएससी और पीसीएस क्वालिफाई किया था। मैंने कहा कि चलो बीएड कर लेते हैं। फिर बीएचयू में एंट्रेंस दिया और बीएचयू में बीएड में सिलेक्शन भी हुआ। और बीएचयू बीएड में सिलेक्शन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि लगभग 40,000 के आसपास जो है अप्लीकेंट्स हुआ करते थे और सीट मात्र जो है 180 हुआ करता था। फिर वहाँ पे काफी अच्छे रैंक से जो है 16th रैंक पे मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया और बीएड में एडमिशन लेने के बाद 2008 में हमारा बीएड कंप्लीट होता है और उसी दौरान बिहार में वैकेंसी आई थी बिहार टीचर की, बिहार शिक्षक। वहाँ पे हमने अप्लाई किया बिहार शिक्षक के लिए और वहाँ सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन +2 में सिलेक्शन हुआ था मेरा। कठैया एक जगह है पश्चिमी चंपारण में, वहाँ पे एक स्कूल है राज गर्ल्स स्कूल, वहाँ के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। और लेकिन मैंने जो है वहाँ पे जॉब ज्वाइन नहीं किया। हालांकि इसके लिए जो है मुझे बहुत गाली सुनना पड़ा। बहुत सारे जो भैया लोग थे, चचेरे भाई लोग, उन लोगों ने कहा कि मैंने ये बीएचयू में पढ़ के इसका दिमाग जो है पगला गया है और ये जो है कुछ ज्यादा बड़ा सोच रहा है। अरे जो नौकरी मिल रहा है पहले उसको ले लो। बहुत सारे लोग इस नौकरी के लिए जो है 4-4 5-5 लाख रुपया जो है घूस दे रहे हैं। तो फिर लगा कि नहीं, क्योंकि उस दौरान मेरा एमएड में भी सिलेक्शन हो गया बीएचयू में, तो फिर सोचा कि नहीं चलो पहले एमएड कर लेते हैं, बिहार वाला जॉब तो फिर फ्यूचर में मिलेगा ही। फिर एमएड करने के कुछ ही दिनों बाद जो है मेरा एक जॉब हुआ। बलिया में एक कॉलेज है फुलहरा स्मारक बीएड कॉलेज, तो वहाँ पे रसरा में, बलिया में एक जगह है रसरा, तो वहाँ पे मैंने जो है जॉब करना शुरू किया और पहली सैलरी जो मुझे मिली थी वो 7,000 रुपये मिली थी। फिर मैं 2010 में सासाराम आ गया। वहाँ जो है मुझे 12,000 रुपये की सैलरी मिलना शुरू हुआ। और फिर 2011 में मैं मोहनिया चला गया। कि मोहनिया जाने का पर्पस ये था कि मोहनिया थोड़ा नज़दीक हुआ करता था हमारे जो है बीएचयू से, तो ये रहा कि बीएचयू से भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और फिर 2011 में ही पीएचडी में एडमिशन हुआ। और पीएचडी में एडमिशन के बाद जो है थोड़ी समस्या शुरू हुई, क्योंकि फिर से जो है आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था वहाँ तो मुझे पैसे मिल रहे थे। पीएचडी में जब एडमिशन लिया तो वहाँ पे फेलोशिप कुछ महीनों तक मिला नहीं, और फेलोशिप मात्र जो है 8,000 रुपया मिला करता था। तो अब यहाँ से जो है यहाँ से जॉब तलाश की शुरुआत हुई। और एक तरीके से जो है हमने कहा कि चलो अब सारे ऑप्शन को आजमाते हैं। फिर हमने सीटेट के लिए अप्लाई किया, सीटेट क्वालिफाई किया, यूपी टेट क्वालिफाई किया, बिहार टेट भी दिया। और फिर जो है 2012 से 2014 का जो दौर था वो बड़ी मतलब भयानक दौर था मेरे लिए, क्योंकि इस दौरान जो है कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन 2013 में एक अच्छी बात हुई कि मैं केवीएस के इंटरव्यू तक पहुंचा और केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी के लिए, हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। जनवरी 2014 में मेरा जो है गेस्ट फैकल्टी के लिए सिलेक्शन हुआ नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी। और आफ्टर 6 मंथ, जस्ट 6 महीने के बाद जो है मेरा यहाँ विश्व भारती में सिलेक्शन हो गया। और जब विश्व भारती में सिलेक्शन हुआ तो मेरा जो है उसी समय कुछ दिन पहले जो है जस्ट 18 जून को जो है मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय पीजीटी से जो है कॉल लेटर आया। मैं सिलेक्टेड था और कुछ दिन पहले जो है वहाँ का इंटरव्यू हुआ था। और जस्ट उसके 9 दिनों के बाद 27 जून को मेरा इंटरव्यू हुआ था विश्व भारती के लिए। और 27 जून को ही शाम में मुझे फोन किया गया कि आपका विश्व भारती में सिलेक्शन हो गया है और आप क्या अपॉइंटमेंट लेटर आके रिसीव करेंगे या आपको घर पे हम लोग जो है पोस्ट कर दें। फिर हमने कहा कि नहीं, मैं आ जाऊंगा। दरअसल जो है इंटरव्यू 27 जून को मेरा इंटरव्यू 27 जून को मेरा इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू के जस्ट बाद जो है मैं आ गया यहाँ बर्धमान रेलवे स्टेशन, क्योंकि शांति निकेतन के नज़दीक में ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ से बनारस जाने के लिए ट्रेन मिलती है। तो मैं आया तो था उड़ीसा से इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन सोचा कि मैं शांति निकेतन आ रहा हूँ, वहाँ से बनारस थोड़ा नज़दीक होगा और जाते हैं, थोड़ा
पीएचडी का भी कुछ काम हो जाएगा और अपने सुपरवाइजर से कुछ बातें हो जाएंगी। तो 27 जून को जब मैं ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा था, लगभग 6:30 के आसपास बजे होंगे, जब मैं बर्धमान रेलवे स्टेशन पे था, उस समय मुझे कॉल आया कि हेलो सर, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम विश्व भारती, आ रही उमाकांत प्रसाद। हमने कहा यस। तो फिर उन्होंने बोला कि एक्चुअली आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट यू गॉट सेलेक्टेड इन विश्व भारती फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, सो डू यू वांट टू रिसीव योर अपॉइंटमेंट लेटर बाय हैंड और वी विल सेंड इट थ्रू पोस्ट। हमने कहा कि नो सर, आई विल कम एंड आई विल कलेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर, सो आई विल कम टुमारो। देन हमने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट जाऊंगा और फिर मैं वहाँ से अपना अपॉइंटमेंट लेटर कलेक्ट कर लूँगा। लेकिन उसी समय 6:30 बज रहा था, कुछ लोगों ने वहाँ मैं बात कर रहा था, फिर हमने कहा कि शांति निकेतन जाने के लिए इस समय कोई ट्रेन है? एक ने बताया कि हाँ 8:15 बजे जो है आपकी ट्रेन है। फिर 8:15 बजे मैं निकला और 9:30 तक लगभग शांति निकेतन पहुंचा और रात में जो है वहाँ पे एक गेस्ट हाउस में ठहरा। और रात में मेरे जीवन का शायद पहला रात था जिसमें जो है जहाँ मुझे जो है नींद नहीं आई। मैं जो है पूरी रात जगा रहा और फिर जो है अगले दिन सुबह में शांति निकेतन मैंने विश्व भारती पहुंचा और फिर अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव किया। तो ये जो है पूरा जो है ये एक क्लास गांव के स्कूल से आके जो है विश्व भारती में सिलेक्शन होने तक ये पूरा जो है ये सफ़र रहा मेरा। जब मैं यहाँ आया हमसे तब यहाँ जो है एक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव थे, उनसे जो है पहली मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला कि आर्य उमाकांत प्रसाद? हमने कहा कि यस। तो बोल रहे हैं कि एक्चुअली सुबोचकली मैडम डायरेक्टर मैडम टोल्ड यू दैट योर इंटरव्यू वाज फैबुलस। तो उनसे जो है पहली दोस्ती हुई और फिर जो है 14 जुलाई को यहाँ के हमने ज्वाइन किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बहुत बार हम सोचते हैं कि चीज़ें जो है बहुत आसानी से हो जाती है, लाइफ में ये चीज़ें आसानी से होती नहीं है। हमने जो है बीएड कॉलेज में, प्राइवेट बीएड कॉलेज में 2 सालों तक काम किया, फिर गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी उड़ीसा में काम किया। और जो लोग भी प्राइवेट बीएड कॉलेज में काम किए हैं वो लोग जानते हैं कि प्राइवेट बीएड कॉलेज की स्थिति क्या होती है। बहुत बुरी स्थिति होती है, मतलब वहाँ सरवाइव करना जो है, बहुत सस्टेन करना बड़ी डिफिकल्ट होता है। तो लेकिन वहां से जो है जो सफर रहा, लगातार जो है कभी जिंदगी में हार नहीं माना, लगातार जो है काम करता रहा, क्योंकि नसीब और भाग्य से कुछ होता नहीं है। मुझे भी लगता है, मैंने पहले मैं इंटरव्यू देने के लिए तो यहाँ आ ही नहीं रहा था, फिर मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं नहीं जाइए, आपने फॉर्म फिलअप किया है और ऐसा मत सोचिए कि नहीं होगा। लेकिन फिर मैं आया। तो कहने का मतलब है कि आपको कोई जिंदगी में मौका मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, उस अपॉर्चुनिटी को जो है आप कभी जाने मत दीजिए। जरूर जो है आपको कोई एग्जाम देना है, कभी किसी एग्जाम को मिस मत करिए। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया तो जरूर जाइए। अगर आपका कहीं एडमिशन होने वाला है तो जरूर जाइए। कहीं एंट्रेंस दिया है तो जरूर जाइए। कोई भी इंटरव्यू हो जरूर जाइए, फेस करिए। क्योंकि जो है अगर मतलब मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहले से ही हम सोच लेंगे कि वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऐसा मतलब ऐसा सोच लेने से जो है फिर हम तो फिर नेगेटिव ही सोच रहे हैं। तो हम पहले ही हार मान गए। पहले हार नहीं मानना है और लगातार जो है काम करना है, क्योंकि जो है जो प्रयास करेगा वही असफल भी होगा। ऐसा नहीं है कि जो है एक प्रयास में हम सफल हो जाते हैं। बहुत बार जो है हमको गिरना पड़ता है, रास्ते में चलते हैं तो बहुत बार हम लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं। तो लड़खड़ाते हुए गिरते हुए जो है हमको मंजिल मिलती है। और मिर्जा गालिब का जो है बहुत एक मैंने फेमस जो है शेर है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो हम जब घर से निकलेंगे ही नहीं तो फिर हम कैसे सोचेंगे कि हम सफल हो जाएंगे। और जो मेहनत करेगा, जो घर से निकलेगा, वही गुमराह होगा। गुमराह होना, असफलता जो है वो बड़ी चीज नहीं है। दरअसल असफलता और सफलता के बीच जो है एक बहुत छोटी सी, एक छोटा सा गैप है। ठीक है। तो इसीलिए जो है इस लकीर को आप अपने प्रयास से, आप अपने मेहनत से, आप अपने डिटर्मिनेशन से, आप अपने पैसेंस से जो है आप इसको लागू कर सकते हैं। और दूसरा जो है हम ये कहना चाहेंगे कि सक्सेस के लिए जो है एकदम क्लियर जो है विजन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। दरअसल
हमारे बिहार के जो बच्चे हैं या उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं या जो झारखंड या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र के बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चों में ये देखा जाता है कि शुरुआत उनकी होती है यूपीएससी और पीसीएस से, फिर रेलवे, बैंकिंग, सारी चीजें देना शुरू कर देते हैं। तो पहले एकदम विजन क्लियर होना चाहिए कि जाना क्या है। जब हमको पता होगा कि हमारा विजन क्या है, हमको करना क्या है, तब जो है शायद हम बेहतर तरीके से उससे काम कर पाएंगे, और एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो शायद सफलता जो है बेहतर तरीके से जो है हमारे हाथ लग सकती है। तो हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद एक्शन। एक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमको लगातार जो है मेहनत और काम करते रहना पड़ेगा। कभी जो है बीच में जो है ब्रेक नहीं चाहिए। अब यह है कि अगर आप प्रतिदिन 16 घंटे पढ़ते हैं तो अगले दिन हो सकता है किसी वजह से आपको 8 घंटे ही पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ाई आपकी जारी रहनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन जो है 16-16 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन जो है रेस्ट ले लिया। तो ऐसे जो है वो 16 घंटे का कोई महत्व नहीं है। उससे बेहतर है कि आप 16-16 2 घंटे में 32 घंटा ना पढ़ के आप 3 दिन में लगातार 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे करके पढ़े, वो ज्यादा बेहतर होगी। क्योंकि जो है ऐसा नहीं है कि सफलता जो है एक सीढ़ी की तरह है। ऐसा नहीं है कि एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे हम जंप मार के चढ़े जाएंगे, नहीं जा सकते। सीढ़ी बाई सीढ़ी, धीरे धीरे हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। और पढ़ने के समय हमको ये सोचना होता है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो बहुत बार जो है क्या पढ़ना है, इससे जरूरी ये होता है कि क्या छोड़ना है। तो हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इन इन चीजों को हमको पढ़ना नहीं चाहिए। जनरली क्या होता है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं, ज्यादातर लोग नोट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। नोट्स नोट्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट होने से चीजें जो है क्लियर नहीं होंगी। सफलता के लिए जो है लगातार हमको मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत बेसिक लेवल से होता है। तो जो लोग भी जो है रेलवे, बैंकिंग, इवन जो है एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे तो पहली बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप अगर जीके को मजबूत करना चाहते हैं, अपना जो है कंसेप्ट बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक एनसीईआरटी बुक्स को बेहतर तरीके से पढ़िए, 4 बार 5 बार 6 बार तक पढ़िए। क्योंकि जो है ये आपके लिए जो है एक बेसिक जो है कह सकते हैं कि एक बेसिक फाउंडेशन है। नोट्स पढ़ने से या सिर्फ फैक्ट रटने से कभी सफलता हाथ नहीं लगेगी। हो सकता है कि आप प्री क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन मेंस में कभी क्वालिफाई करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। और पढ़ने में जो है इन चीजों का ध्यान रखना है कि सिर्फ रटना नहीं है, रूट लर्निंग से काम नहीं होगा। कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो चीजों को समझना जरूरी है। अगर चीजों को समझेंगे तो आप उसको अपनी भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर चीजों को नहीं समझेंगे तो आपका ध्यान होगा क्या पढ़ा था, उसको रिमेम्बर करने जाएंगे, और यहाँ पे हम गलती करते हैं बहुत सारी। उसका जो थीम होता है, थीम को भूल जाते हैं। तो सबसे जरूरी यह है कि जैसे आप जो है अगर लर्निंग के जो है डिफरेंट जो पक्ष देखेंगे, डोमेन्स देखेंगे, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग में सर भी जो जुड़े हुए हैं, पवन सर। तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग में जो है एक कॉग्निटिव डोमेन होता है, दूसरा अफेक्टिव डोमेन होता है, और तीसरा साइकोमोटर डोमेन होता है। तो ज्यादातर लोग जो है कॉग्निटिव डोमेन तक ही जो है सीमित रह जाते हैं, और उसमें भी जो लेवल्स होते हैं, पहला लेवल होता है नॉलेज। नॉलेज जो है मेनली जो है रिमेम्बरिंग और फॉरगेटिंग तक सीमित रहता है। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा होता है एप्लीकेशन। और उसके बाद जो है दूसरे लेवल आते हैं, एनालिसिस आता है, सिंथेसिस आता है, देन इवेल्युएशन आता है। हम में से ज्यादातर लोग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नॉलेज आपने लिया है, उस नॉलेज का जो है कैसे उपयोग करेंगे, कैसे उसको प्रस्तुत करेंगे, ये शायद ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है। एनालिसिस और डिस्क्राइब, अगर 2 तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं, ठीक है, एनालिसिस यूनिफॉर्म सिविल कोड और डिस्क्राइब यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 2 क्वेश्चन है, लेकिन दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखने का तरीका अलग अलग है। तो एनालिसिस में आपको क्या करना चाहिए, अगर जो है अगर डिस्क्राइब करने की बात है तो वहां पे क्या करना चाहिए, अगर डिस्कस की बात कर रहे हैं तो डिस्कस में क्या होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमको समझ में आनी चाहिए, और यहीं से जो है पीसीएस और यूपीएससी में जो है स्कोर वगैरह होता है।
हालांकि मैं पीसीएस यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया, जरूर बीपीएससी का हमने जो है प्री दिया और क्वालिफाई किया, यूपीएससी भी 2 बार प्री दिया लेकिन क्वालिफाई कर नहीं पाया, क्योंकि वो दिनों जो है मैं बीएड एमएड और फिर कॉलेज की नौकरी किया करता था, समय नहीं मिल पाया अलग से कि इसके लिए प्रिपरेशन किया जाए। लेकिन सौभाग्य से आज बहुत सारे जगहों पे जिसका जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया करता था, जैसे सेंट्रल टेट में जो है सीबीएसई जो है एनटीए का मैं मेंबर हूँ, तो वहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ। टीसीएस में जो है मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ। सीवी सेट में मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों के लिए हमने एग्जाम दिया था, और सौभाग्य से जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं कॉन्फिडेंशियल जो यहाँ शेयर नहीं किया जा सकता है। तो एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद पैसेंस। बहुत बार हम काम करते हैं, काम करते करते लगता है कि अरे भाई अब थक गए, बहुत मेहनत किया, बहुत तैयारी किया, अब नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब अब होगा नहीं फ्यूचर में। और जब हम सोच लेते हैं कि अब होगा नहीं, उसी समय जो है हमारी सफलता जो है आने वाली होती है। तो थोड़ा और पैसेंस रख के, थोड़ा और मेहनत करके अगर हम उस डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता हमारे हाथ लगेगी। जैसे अपना स्टोरी हमने बताया कि 2012 से लेके 2014 का समय मेरे जीवन में बड़ी भयानक था, बहुत संघर्ष का समय था। और 2000 वहीं 12 से 13 के बीच जो है एक तरीके से मेरा एक फाउंडेशन बन गया कि अब जो है सिलेक्शन होना ही है। अगर मैं 13 में थक जाता या 14 जनवरी तक थक जाता, मैं गेस्ट लेक्चरर के लिए मैं उड़ीसा नहीं जाता, तो शायद मैं यहाँ आ नहीं पाता। इसीलिए जो है पैसेंस बहुत जरूरी है, पैसेंस कभी लूज नहीं करना है। बहुत बार आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर टैलेंट कम है। सपोज आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आ रहे हैं या पीसीएस का इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, वहां पे टोटल सीट जो है 600 है, ठीक है, 600 है, और कट ऑफ जाता है मान लीजिए कि 700। आपका जो है 715, आपका जो है 695 नंबर है। तो सफलता असफलता के बीच जो है जो चीज आ रहा है वो है सीट, नंबर ऑफ सीट्स। तो 600 सीट था, इसीलिए शायद आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। अगर वो 650 सीट हो जाते हैं या 800 सीट हो जाते हैं, तो 695 क्या हो सकता है, ताकि 650 वाले भी सिलेक्टेड हो जाते। तो इसीलिए जब हम तैयारी करते हैं तो ये बिल्कुल जो है हमको इस तरीके का कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हमने जो है चांस लूज कर दिया और हम फेलियर हो गए। फेलियर कुछ नहीं होता है, फेलियर और सक्सेस के बीच जो है थोड़ा सा अंतर होता है कि गवर्नमेंट कितना सीट दे रही है आपके लिए। और इसीलिए जो है फेलियर ना आए, इसके लिए जीवन में हमेशा एक ऑप्शन लेके चलना चाहिए। तो जो भी जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप जो है एक ऑप्शन जरूर लेके चलिए, या आप बीएड कर लीजिए, या जिस एरिया में ही जो है आपको लगता है कि आप थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं वो कर लीजिए, पीजी कर लीजिए, नेट क्वालिफाई करिए। क्योंकि नॉलेज जो है जो आपने यूपीएससी के दौरान जो हासिल किया है, ऐसा नहीं कि लाइफ में बेकार हो जाएगा। यूपीएससी से बहुत सारे लोग जो है जो सफल नहीं हो पाते हैं, वे आते हैं और अच्छा अच्छा कोचिंग चलाते हैं, उसमें भी बहुत बेहतर करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री हो, तो उस डिग्री का इस्तेमाल करके जो है आप फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ आ, एक एक एरिया नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र हैं सफल होने के लिए। लेकिन चूंकि हम लोग जो है ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे जो है लगता है कि सिर्फ जो है लाइफ में एक ही गोल है, और हमको जो है पीसीएस या आईएएस ही बनना है। दरअसल पीसीएस आईएएस में फाइट बहुत कम है, वहाँ सीट बहुत कम होते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन जो रख रहे हैं उसी पे डिपेंडेंट हो जाइए, बिल्कुल नहीं। एक ऑप्शन रखना आपके पैसेंस को बढ़ाता है, आपको मजबूती देता है, और वो मजबूती जो है फिर बाद में आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ जो है मैं अपने जो है वाणी को विराम देता हूँ। और पवन सर भी जुड़े हुए हैं, पवन सर भी अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। फिर भी आपके अगर कोई प्रश्न है, कुछ भी आप पूछना चाहें तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उमाकांत साहब। आपने तो अपनी पूरी स्टोरी में बच्चों को बता दिया कि जिंदगी में जो कठिनाई आती है वो एक के साथ नहीं सबके साथ आती हैं। कहाँ लालटेन जला के पढ़ते थे, कहाँ उस ग्रामीण परिवेश से रहते हुए आप एक एक चीजों को करते हुए निकले।
फाइनेंशियल ठीक हो गए, उसके बाद फिर जब आप पीएचडी करने गए तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में आए। तो ये आप ऊपर नीचे करते हुए और उड़ीसा ज्वाइन करने नहीं जाते तो विश्व भारती नहीं आते। तो ये सारी चीजों को आपने बताया, और आप चूंकि अपने भैया का भी एग्जाम्पल दिया कि भैया भी पीसीएस सिविल सर्विसेज देते थे, आप उनके पीछे थे। तो सारे बच्चों के साथ ये प्रैक्टिकल चीजें समझ में आती है क्योंकि सभी वो फेस करते हैं। तो मुझे लगता है आपने जो बताया है वो सारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, जो उनके सामने समस्याएं आ रही हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, वो केवल उनकी नहीं, उनके साथ जैसे सभी लोगों के साथ आती हैं। और जैसा कहा है कि घर से निकलेंगे तभी तो मिलेगा। आपने तो दो दो शेर भी बढ़िया बता दिए कि अगर कफन भी लेना होता है तभी जिंदगी दे के लेनी पड़ती है, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। जी तो बिना मेहनत के कुछ मिलेगा नहीं। आपकी ये बातें इन लोगों को सबको फायदेमंद रहेगी, और मुझे लगता है कि आपसे लोग सीखेंगे और सारी चीजें सोचेंगे। और किसी की कोई क्वेरी होगी तो वो पूछ भी सकते हैं। अभी हम डॉक्टर पवन कुमार साहब को ही बुलाते हैं। आप और वो चूंकि आज भी जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, आप दोनों लोगों का नंबर है, जी किसी सर, जी बच्चों को, सर। किन्हीं लोगों को कुछ भी पूछना है, ऑलवेज वी आर रेडी। तो अब डॉक्टर पवन कुमार मौर्य साहब, जिन्होंने कॉमर्स के फील्ड में, इन्होंने भी पीएचडी किया, ये भी पढ़ा रहे हैं, ये भी गाइड करते हैं, इनका भी बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। आप दोनों का एक्सपीरियंस 40 मिनट के पीरियड में तो कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। 40 मिनट तो बहुत छोटा टाइम हुआ, पूरे 2-3 घंटे का टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी 40-40 मिनट करके हम लोग चलते रहेंगे। तो डॉक्टर पवन कुमार साहब से बोलते हैं कि आए, चूंकि कॉमर्स ऐसी चीज है, बच्चे ग्रेजुएशन करने भी जाते हैं। और हमारे उमाकांत साहब बताए कि हमको सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए। तो मुझे लगता है पवन कुमार साहब थोड़ा सा इस तरफ भी बता सकते हैं कि कॉमर्स के थ्रू आप गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट और भी क्या क्या चीजें रख सकते हैं जी ऑप्शन। उन ऑप्शन को वो बता सकते हैं, एक्सप्लोर करने। आज के समय में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो उसका उपयोग बिल्कुल कैसे करना है, कैसे करना चाहिए। डॉक्टर पवन कुमार मौर्य साहब का वेलकम। डॉक्टर साहब आए और अपनी बातें कहें, और मैं फिर चाहूंगा अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते फिर कहा जाएगा। वेलकम डॉक्टर साहब, पवन साहब। बहुत 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 धन्यवाद सर, नमस्कार। सबसे पहले हम होंगे कामयाब सीरीज का जो कि 52 सेशन है, इस सेशन के संयोजक एवं अध्यक्ष श्री एस.के. कुशवाहा साहब। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर उमाकांत सर जी, जो कि भारतीय विश्वविद्यालय के हैं, और ऑनलाइन मंच पर उपस्थित सभी विद्वान साथी, और आज के इस कार्यक्रम में ऑनलाइन उपस्थित सभी महान भाव छात्र एवं छात्राएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये हम होंगे कामयाब सीरीज अपने में एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत सीरीज है। इस प्रेरणा स्रोत के जैसे कि आज पहले मुख्य वक्ता प्रोफेसर उमाकांत सर जी ने अपने मोटिवेशनल स्टोरी से हम लोगों को बताया कि कैसे हम जो है ग्रामीण क्षेत्र से उठकर और एक विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंचते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत बड़े दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। बहुत आपको त्याग और तपस्या की जरूरत पड़ती है। आपका दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है, तभी सफलता मिल सकती है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दिल से एक निश्चित लक्ष्य बनाकर और निश्चित रास्ते को साधना दृढ़ संकल्प के साथ जब उस पर आगे बढ़ते हैं तभी सफल हो पाते हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी मोटिवेशनल स्टोरी में हम लोग बताया, उससे हम लोग अभी मैं बहुत सीरियसली उस डॉक्टर साहब की स्टोरी को समझ रहा था, सुन रहा था, सुनने का प्रयास कर रहा था कि कैसे हम लोग शुरू में नहीं समझ पाते किधर जाना है, कैसे जानता है, और हम लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कभी मन जो है कहता कि अब कर पाएंगे, मन कहता नहीं कर पाएंगे, इसी हम लोग उठाफो में फंसे रहते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने सही उद्देश्य को, सही लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज का समय कंपटीशन का समय है। बिना कंपटीशन के आप कोई भी जॉब हो या बिजनेस हो या कोई भी स्टार्टअप हो, सफल होना मुश्किल है। इस प्रतिस्पर्धा बड़ी जिंदगी में आप हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, और चाहे एजुकेशनल क्षेत्र हो, सब में आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। और कड़ी प्रतिस्पर्धा को करने के लिए आपके मन में कठिन परिश्रम की भावना होनी चाहिए, आपकी दूरदर्शिता होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और उसको अपने
जीवन में उतारने के लिए अथक प्रयास करने होंगे, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमको टॉपिक दिया था कॉमर्स के बारे में आपको बच्चों को बताना है, तो कॉमर्स आज की एक महती आवश्यकता है। कॉमर्स अपने में क्या है, एक लाइफ स्टाइल है। कॉमर्स इस एक सब्जेक्ट ही, एक विषय ही नहीं रह गया है। कॉमर्स एक जो है जीवन के हर क्षेत्र में, सुबह से जैसे उठते हैं तभी आप कैलकुलेशन करने में लग जाते हैं कि हमें जो है दिन भर में कितना खर्च करना है, कैसे करना है ना, कैसे हम जो है अपने प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करा पाएंगे, कैसे हम रूटीन खर्चों को मीट आउट कर पाएंगे। तो इसके बारे में आपको एक स्किल की जरूरत पड़ती है। कॉमर्स एक चातुर्य है, एक स्किल है, कॉमर्स एक लाइफ स्टाइल है, जिसके माध्यम से आप जिंदगी के हर पहलू, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर चीज में जो है कॉमर्स की जरूरत पड़ती है। अब कॉमर्स क्या है, कॉमर्स की इसको जानना बहुत जरूरी है। कॉमर्स के बारे में सिंपली लोग केवल जानते हैं कॉमर्स वाणिज्य, वाणिज्य वाणिज्य कॉमर्स एक अपने में ब्रॉड वर्ड है। जैसे हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट, इसमें कितने लोग हैं, कुछ एरो बना सकते हैं सर? डॉक्टर साहब, इसमें कॉमर्स के कुछ बच्चे हैं? पूछना पड़ेगा, कोई अगर कॉमर्स का हो तो बोले। कॉमर्स के कोई छात्र हैं क्या? जी सर, मैं हूँ अभिषेक कुशवाहा। सर अभिषेक अच्छा है। ओके ओके, और भी बहुत लोग अच्छा, होंगे बहुत सर। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। तो कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। कॉमर्स व्यवसाय का ही एक अंग है, कॉमर्स व्यवसाय का ही एक अंग है। बट अब व्यवसाय क्या है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्यवसाय, वाणिज्य, ट्रेड, इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज और ऑल अदर एक्टिविटीज है ना, का कॉम्बिनेशन कॉमर्स या बिजनेस है। तो बिजनेस अपने में एक जो है, जैसे मानव शरीर होता है, मानव शरीर में हाथ पांव नाक आंख कान मुंह दांत होते हैं, उसी तरह से व्यवसाय में भी ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज और अदर एक्टिविटीज होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जितने भी उत्पत्ति के संसाधन हैं, जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, इनको इस प्रकार से हम मैक्सिमाइज यूज करें कि मिनिमम लागत में मैक्सिमम हमें प्रोडक्शन मिले, मिनिमम लागत में मैक्सिमम हमें सेटिस्फैक्शन मिले, मिनिमम लागत में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, मिनिमम लागत में हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, है ना, रिस्क कम हो और मैक्सिमम हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, ग्रोथ हो, है ना। कॉमर्स को करने से व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है व्यवसाय करने के, मैथ को समझ जाता है, मेथड को समझ जाता है, कैसे कम लागत में प्रोडक्शन करें, कैसे कम लागत में मार्केटिंग करें, कैसे कम संसाधन को इस्तेमाल करते हुए मिनिमम मतलब रिसोर्सेज, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम सेविंग पर्पज पे जो है हम लोग आ जाते हैं। तो कॉमर्स एक तरीका है, लाइफ स्टाइल है, जो कि हमें चाहे मार्केटिंग का क्षेत्र हो, चाहे शेयर स्टॉक मार्केट का क्षेत्र हो, चाहे आप जो है प्रोडक्शन का क्षेत्र हो, चाहे सेलिंग का क्षेत्र हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का क्षेत्र हो, है ना, सब में मैनर और मेथड बताता है कि काम को कैसे बेस्ट वे में हम इम्प्लीमेंट कराएं, कैसे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम से कम यूज हो, मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट हो, रिटर्न हो, है ना। तो ये कॉमर्स का मूल मंत्र है, इसी के आधार पर हम लोग कॉमर्स को पढ़ते हैं, के लिए प्रयास करते हैं। अब कॉमर्स, क्योंकि इंटर के बाद में सर ने बताया कि आपको बताना है कॉमर्स में कौन कौन से आप कॉमर्स के इंटर के बाद में बच्चे काम कोर्स कर सकते हैं। तो कॉमर्स आज के लिए एनईपी आने के बाद में इसकी एरिया ब्रॉड बहुत बढ़ गया है। शुरू में हम लोग, मैं इसके बाद थोड़ी सी मैं शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताना चाहता हूं सर। मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट शुरू से था, जी मतलब सर। हाई स्कूल मैं भी ग्रामीण अंचल से पढ़ा हुआ हूँ, 1 से लेके 8 तक मैं अपने गांव में पढ़ता था। प्राइमरी पाठशाला थी रेशी, जामो सुल्तानपुर जिला, अब इसमें मीठी में आ गया है। हम लोगों का एरिया हमेशा बड़ा हाईलाइटेड हुआ करता था, क्योंकि हमारे यहाँ जितने हमारा क्षेत्र है अमेठी, वहाँ के सब पीएम हुए अधिकतर, है ना। सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी पीएम तो नहीं हुई, लेकिन क्षेत्र उन्हीं का था सर। और राहुल गांधी हमारे यहाँ अमेठी से लड़ते थे। तो हम लोगों का एरिया थोड़ा सा ठीक है था। अब हम लोग भी 1 से 8 तक
प्राइमरी में पढ़े, फिर 8 के बाद 9th करने के लिए मेरे मन में आया कि हम लोग क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा नहीं, कॉमर्स पढ़ लीजिए, कॉमर्स की एरिया इतनी ब्रॉड होती है कि आप जिस क्षेत्र में जाएंगे आपको नौकरी मिल ही जाएगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि कॉमर्स, हमने बताया क्या, आप छोटी छोटी दुकान में चले जाएंगे, बड़े बड़े दुकान चले जाएंगे, इंडस्ट्री चले जाएंगे, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन चले जाएंगे, तो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो प्राइवेट सेक्टर में आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाता है ना। तो कॉमर्स मैं 9th में आया तो कॉमर्स मैंने MGS सुल्तानपुर में जाके एडमिशन लिया, और वहां पर हम लोगों ने स्टडी करी, कॉमर्स से संबंधित रिलेटेड जितने काम होते थे। तो उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकल नॉलेज काफी सीखा कि कैसे बिजनेस शुरू किया जाए, कैसे व्यवसायिक शिक्षा का इंपॉर्टेंस है कि बिना पूंजी के कैसे हम अपना स्टार्टअप शुरू करें, व्यापार शुरू करें। तो ये सब हम लोगों को बेसिक बताया गया। तो हम लोगों को थोड़ा सा मॉरल हाई होता रहा, पैसे का क्राइसिस जो होता था, तो उसके बारे में हम लोग कॉन्फिडेंस होते रहे कि यार हम लोग कुछ कर लेंगे जिंदगी में। मतलब हम लोग अगर जॉब नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, तब भी हम अपना जो है लाइफ चला लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं होने पाएगी। तब उसके बाद मेरा 75% आया हाई स्कूल में। उसके बाद मेरे मन में सोचा चलो ठीक है इंटर करते हैं। तो इंटर करने के लिए फिर हम लोग जो है वहीं पर MGS था, फिर उसी में इंटर आगे बढ़ाए। करते करते हम लोग और मैच्योर हो गए इस बिजनेस लाइन में, स्टार्टअप लाइन में, और धीरे धीरे हमारा माइंड सेटअप होता चला गया। तो हमारे गुरुजी ने बताया यार आप CA कर लो और जो है बहुत जल्दी आप बहुत अमीर बन जाओगे। तो हमने कहा कि होता कैसे है सर? तो उन्होंने बताया कानपुर से आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप चले जाओ। तो हमने कहा ठीक है सर। तो हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं पता था, केवल हमारे गुरुजी ने बताया कि आप आदमी बन जाएगा। देखिए दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प की बात है ना, कि हम लोग जो है सीधा, फिर हमने कहा कहाँ से फॉर्म मिलता है सर? कहे आप कानपुर, वहां पता बताया, चले जाइए। हम लोग कानपुर पहुंचे। कानपुर में CA इंस्टीट्यूट का इस समय दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर 5 सेंटर मेन थे। 1994 की बात बता रहे हैं हम लोग। जी। तो हम लोग फिर कानपुर गए। कानपुर में उस समय हमारी एज बहुत कम थी। तो हम लोग जो है गए तो पूछे कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे पूरा सिस्टम समझे। फॉर्म ले आए। उस समय फॉर्म 300 रुपए का मिलता था, बहुत सस्ता था फॉर्म। तो CA वगैरह में क्या था सर, एंट्री बहुत आसान थी। एंट्री पॉइंट सब लोग फॉर्म भर दीजिए, जिसका बीकॉम, अभी मैं इसकी प्रोसीजर बताऊंगा, जिसका बीकॉम जो है 55%, नॉन कॉमर्स वाले 60%, वो सब फॉर्म डाल दीजिए, कोई नो प्रॉब्लम। लेकिन एग्जिट जो होता था, पास आउट परसेंटेज पॉइंट में आता था। तो फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, अब आए, मॉरल हाई है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, चलते हैं। फिर हमने जो है फॉर्म लिया, फॉर्म भरे, अपना घर पर आए, घर समस्याओं से बताए। तो हम लोग फिर अपना तैयारी किए, गए कानपुर पढ़ने के लिए। और सर वहां हम लोग देखे, वहां का पढ़ने का माहौल इतना जबरदस्त था कि वहां हम लोग CA इंस्टीट्यूट में क्लासेस चलती थी। मैं CA इंटरमीडिएट भी हूँ, और मैं सेलेक्ट भी हूँ, PhD भी हूँ। तो ये सब मैंने उसी ड्यूरेशन सब किया। तो उसके बाद में वहां लोग देखते हैं कि यार 10-10 साल से लगे हुए हैं, उनका एक ग्रुप भी CA नहीं निकला हुआ है। मॉरल की बात मैं बता रहा हूँ सर। तो हम सोचे जी। हम लोग गांव के हैं यार, इंग्लिश हम लोगों की सर बड़ी वीक होती थी गांव में, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम पढ़े थे। तो जी। हमने कहा कि फिर भी हम अपने पे विश्वास रखते थे कि हम लोग जो है इनसे पढ़ने में मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, और हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है। हम लोग अपने इच्छा से यहाँ चल के आए हैं, और ये लोग जो है अपनी इच्छा से आए होंगे जो होंगे, प्लस इनका यहाँ पे सपोर्ट भी है। फिर सर हमने जो है उन लोगों से प्रेरणा ली, वहां के लोगों को सीखा, वहां के मेथड सीखा, कैसे पढ़ाई की जाती है, उसका हमने टिप्स निकला है। फिर उस स्टैंडर्ड पे मैंने पढ़ाई शुरू की। और आपको विश्वास नहीं होगा, जो लोग 5-5, 8-8 साल में नहीं करते थे, मैंने CA इंटरमीडिएट विद इन 2 ईयर में किया। CA इंटरमीडिएट विद इन 2 ईयर में हमने क्वालिफाई किया। तब वहां के लोग मान गए, गांव का लड़का कैसे इस तरह कर गया। तब मेरा भी मॉरल हाई हुआ। तो मेरा एक दोस्त था इटावा का, वो भी अपना तैयारी कर रहा है, उसका नहीं हो पा रहा था। तो मैं विद इन 2 ईयर मेरा CA इंटरमीडिएट हो गया, तो मुझको 1 साल ब्रेक करना पड़ गया। फिर तो मेरा LIC जोनल ऑफिस में, फिर वहां पर होता है अकाउंट असिस्टेंट की जो है जॉब लग गई LIC जोनल ऑफिस में। LIC जोनल ऑफिस में मैं
अकाउंट का वर्क अपना जो है हमारे पास आगरा मंडल मेरठ मंडल थे, देखना जॉब लग गई, मैं उसी में बिजी हो गया। तो हमने कहा यार अब तो यहाँ तो मेरा लाइफ बहुत ज्यादा सही नहीं हो पाएगा, तब हम क्या करें। तो उसके बाद 1 साल के बाद में फिर हम करते रहे, थोड़ा पैसा मिलना शुरू हो गया, तो उसमें आदत मेरी खराब हो गई। तो वही फिर हम लोग क्या करते थे, ऑडिट ट्रेनिंग पीरियड में 3 साल की इसमें ट्रेनिंग करनी होती है, तो हम लोग फिर वहीं पर ऑडिट करने चले जाते थे। तो दिल्ली चले गए, दादरी के आरबीएल लिमिटेड थी वहां पे, तो वहां पे हम लोग फिर अपना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे जो है उसी ड्यूरेशन में मेरा सीए इंटरमीडिएट हो गया और मेरा बीकॉम भी था। बाद में फिर हमने क्या किया था, एमकॉम भी साथ में लगे हाथ कर रहा था, एमकॉम भी मेरा हो गया। उसके बाद में फिर लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आई थी, है ना, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। फिर हमने उसी, हमारा एक दोस्त था, उसने कहा था कि पहले आप पीएचडी करो। तो मैं पीएचडी भी किया। पीएचडी पहले अटेम्प्ट में अपना जो एग्जाम क्वालिफाई किया नेट का, हो गया। उसके बाद में फिर लोक सेवा की वैकेंसी आई, उसमें भी मेरा एग्जाम था, क्योंकि हमारे पास तैयारी थी सीए की। मैं विदिन 2 ईयर सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया था, फाइनल दे रहा था, तो हमें टॉप लेवल की तैयारी थी। तो लोक सेवा आयोग से मेरा जो है सिलेक्शन हो गया, पहली बार में 4थी पोजीशन मेरी आई। तो लोगों ने कहा यार ये क्लास वर्क की गस्टेड पोस्ट है, ये करिए, सुकून का जॉब है, सीए करने में जिंदगी में फर्जी बैलेंस शीट बनाओगे और दूसरे के डिपेंडेंट बन रहोगे, ये सही है, इज्जत मान मर्यादा सम्मान की जगह है। हमारे यहाँ कुछ लोग अपना फिर टीचिंग जॉब में, तो हमने कहा कि ये सुकून की जॉब है, चलो ये करते हैं। फिर सर मैं सीए का धीरे धीरे क्या हो गया, छूट गया, मैं इधर गवर्नमेंट जॉब में आ गया, सेवा में आ गया। तो ये हमारा थोड़ा सा जो था इधर का था, है ना सर, जिसके आधार पर मैं सीए इंटरमीडिएट करने के बाद में एलआईसी में भी जॉब किया। उसके बाद में मैं सीधे फिर एजुकेशन लाइन में आ गया। तब तक मैं एसोसिएट, अब प्रोफेसर मेरा 2024 में ड्यू है प्रोफेसरशिप। तो जी हम भी लोगों को इसी तरह से मोटिवेट करते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं कि कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको कर लेने के बाद में आप जो है कभी भी अपने अंदर पैसे का क्राइसिस महसूस नहीं करेंगे। आप अपने अंदर कभी भी नहीं सोचेंगे कि अरे यार हम आज सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो मान लो वहां नहीं कर पाए तो ट्यूशन के अलावा आप वो भी कर, क्योंकि आपके पास टेक्निकलिटी नहीं रहती है, आपके पास कोई स्किल नहीं रहता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल ट्रेंड से, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट अपने में क्या होता है, उसके पास एक स्किल होता है, उसके पास एक ट्रेनिंग होती है। वो अकाउंट कुछ नहीं करेगा तो किसी आपके दुकान पे जो है जाके कैश बुक लेजर बना देगा, बैलेंस शीट बना देगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देगा, वो भी नहीं होगा। तो आप 4-6 बैंक से सेटिंग करके जो है उसकी आप बैलेंस शीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, हर महीने आपको जितने बैंक से जिसको लोन कराना रहता है, सीसी कराना रहता है, केसीसी कराना रहता है, लिमिट कराना रहता है, तो और जो फाइनेंशियल प्रपोजल है, बजट के प्रपोजल है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, सब आपको बनाना पड़ता है। तो उसमें आप एक ढेर कमाई कर सकते हैं, काफी कमाई कर सकते हैं बिना जॉब के। और सीए लाइन में जो जॉब करता है वो कुछ नहीं कर पाता है, जो प्रैक्टिस करता है वही अपने में अपना कहते करोड़पति वैसी है, बहुत कमाई है, क्योंकि अनलिमिटेड कमाई का एरिया बनता है। तो सीए करने वाले के लिए जो कॉमर्स साइड के मेन मुख्य हैं, पहले सीए टॉप पे, फिर सीएस, फिर सीएमए, फिर सीएफए, है ना, ये सब जो है टॉप लेवल के प्रोफेशनल कोर्स हैं, जिसके माध्यम से आप जो है अनलिमिटेड कमाई कर सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है, आपके स्किल पर निर्भर है आप कितना पैसा कमा सकते हैं। आप चाहिए तो आपके पास टेक्निकलिटी है, आपके पास लंबी टीम हो जाएगी, तो आप जो है उसमें काफी काम कर सकते हैं। तो कॉमर्स में 4 तरह के कोर्सेज जो है कराए जाते हैं, ऐसे कोर्सेज कॉमर्स कोर्सेज विद मैथ, है ना। कॉमर्स क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें मैथ आपके पास होनी चाहिए। तो वो कौन से कोर्सेज होते हैं, जैसे आपका पहले हमने बताया सीए, फिर बीएफए बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटेंट, इसके बाद में बीसीए, फिर बीआईबीएफ, है ना, बीकॉम ऑनर्स। ये सब कोर्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, और आप इन कोर्सों को कर लिए तो आप 8-10 हजार 8-10 लाख से 15 लाख 20 लाख का पैकेज जो है सालाना मिल ही जाता है, जिसमें कोई रोक नहीं पाता है। अच्छे कोर्सेज हैं, आप अच्छी जगह से करेंगे। जैसे सीए है, अब सीए करने के बाद में आपने क्या किया, इसके 3 स्टेज इनटेक होते हैं। पहला होता है फाउंडेशन, अगर आपने इंटर के बाद किया हुआ तो आपको सीए फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए, डायरेक्ट आपको जो एंट्री बन जाएगी। फिर इंटरमीडिएट में 2 पेपर होते हैं,
6 पेपर उसमें होते हैं एक ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में 6 पेपर होते हैं। आप फाइनल कर लेंगे तो इंटरमीडिएट डिग्री मिल जाएगी, सीए इंटरमीडिएट की। उसके बाद में फिर उसमें जो है फाइनल में 2 ग्रुप होते हैं, पहला पेपर 6 का, दूसरा 6 का, वो कर लेंगे तो आपको पेपर हो जाएगा। और इसमें आपको 3 साल की ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है, 3 साल की ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है। उसमें भी अगर आपने 2.5 साल पहले इस ट्रेनिंग करना किसी इंडस्ट्री में, और 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग, तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया सीए का। सीए का लेकिन एग्जाम बड़ा टफ होता है, ऑल ओवर इंडिया प्लस इंटरनेशनल लेवल पे इसकी मेरिट बनती है। और ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, बिजनेस को मेंटेन रखता है। जो आप यहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं इंडिया में, वही आपको मस्कत में, जाम्बिया में, दुबई में, कुवैत में, यूएई में, कई फॉरेन सेंटर्स हैं, सेम पेपर यही आता है जो वहाँ आता है। तो सीए करने के बाद आप इंटरनेशनल लेवल के हो जाते हैं। आप कहीं विदेश में चले जाएंगे तो आप सीईओ किसी कंपनी के बन जाएंगे, किसी कंपनी के जो है आप उसके फाइनेंस एनालिस्ट बन जाएंगे, किसी कंपनी के आप फाइनेंस कंट्रोलर बन जाएंगे, किसी का ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे। टॉप लेवल की वैकेंसी होती है। और सीए को सरकार का या बिजनेसमैन का या कंपनी का दामाद भी कहा जाता है। क्यों इसीलिए कहा जाता है? क्योंकि सेकंड बॉस होता है वो कंपनी का क्या होता है? सेकंड बॉस होता है। किसके बल पे? अपने चातुर्य के बल पर, अपने स्किल के बल पर, अपने जो है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को जानने के बाद वो कंपनी को जीरो से हीरो बनाता है, स्टार बनाता है। क्योंकि उसके स्किल को अगर आपने अप्लाई कर लिया, एक्सपर्ट के स्किल को, सीए के लिए वर्किंग नॉलेज की जरूरत का नहीं, एक्सपर्ट नॉलेज जरूर बनती है। कंपनी के हर मैटर को एक्सपर्टाइज के साथ हैंडल करके आपके टर्नओवर को एकदम स्टार बनाता है, ऊंचाइयों पहुंचा देता है। तो ये सीए हो गया। अब इसी तरह सीएस का कोर्स क्या होता है? सीए का मेन काम क्या होता है? मुख्यतः ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बस्टिंग, है ना, रिपोर्टिंग। सीए मुख्यतः किसमें अपना प्रैक्टिस करता है? किसी भी कंपनी के क्या बनाना हो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल उसका एनालिसिस करना हो, इंटरप्रिटेशन करना हो, आपको बैंक से लोन लेना हो, आपको कोई भी ओडी लिमिट कराना हो, कैश क्रेडिट लिमिट कराना हो, है ना, तो ये सब के लिए सबकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है ना। और उसके बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब तैयार करके आपको देता है। उसके बाद में ये आपके टैक्स मैटर का एक्सपर्ट होता है, हाउ टू सेव टैक्स, है ना, टैक्स एवॉइडेंस, इवेशन नहीं, एवॉइडेंस, अर्थात जो नियम कानून दिए गए हैं कैसे उनको हम जो है अप्लाई करके टैक्स को सरकार मतलब बचाए, ये सब एक्सपर्टाइज सीए के पास होता है। कंपनी मैटर का एक्सपर्ट होता है, अर्थात सीए सीएस का भी काम कर सकता है और सीएमए का भी काम कर सकता है, ये ओवरऑल टॉप पे बैठता है। और इसके नीचे और सीएस कंपनी लॉ का एक्सपर्ट होता है, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ मैटर का एक्सपर्ट होता है, और कंपनी के मीटिंग के बारे में वो भी डॉक्टर पवन सर 1-2 मिनट बचा है, आप पूछिए। किसी बच्चों को कोई क्वेश्चन करना हो तो आपसे पूछ सकते हैं, किसी को भी। और फिर आगे सेशन फिर आपका रखा जाएगा। टाइम इतना बढ़िया चल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा टाइम कैसे निकल जा रहा है। तो आपके गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूछिए, अगर किसी बच्चे को डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन करना हो तो ओपन है, बोल सकता है। 1-1.5 मिनट का टाइम है। अगर किसी का कोई क्वेरी, कॉमर्स साइड से किसी कोई क्वेरी हो, यानी एक क्वेरी, देन बिना हेजिटेशन आप कोई भी पूछ सकते हैं। क्या करना है कॉमर्स से रिलेटेड? कई कोर्स है, मैं तो अभी शुरू किया हूं सर। एक सेशन और लेना होगा सर, अगले वीक एक सेशन और आपका चलेगा। कॉमर्स से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी हो, क्या करना चाहिए, क्या इसके ऑप्शंस हैं, बेस्ट वे क्या है? क्योंकि सर यहाँ पे तो कॉमर्स की एरिया ब्रॉड कर दिया उन्होंने। कॉमर्स का बच्चा आप जो है ना पैरामेडिकल क्षेत्र में भी जा सकता है, कॉमर्स का बच्चा डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकता है, कॉमर्स बच्चा इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी जा सकता है ना। तो क्षेत्र काफी बढ़ गए, पहले लिमिटेड था, लेकिन एनईपी 2020 लागू होने के बाद में अब आप हर क्षेत्र से काम कर सकते हैं। यानी क्वेरी किसी बच्चे के पास, हाँ बताओ बेटा, ए बी मौर्य,